यूरोप से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरे पर ब्रातिस्लावा पहुंच गए हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक स्लोवाकिया यात्रा है, जिसे दोनों देशों में रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। पीएम मोदी का पारंपरिक ब्रेड एंड स्लॉट से भव्य स्वागत किया गया। दौरे के दौरान वे राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। व्यापार, निवेश, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी की नजरें इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के करीब 20 बागी सांसदों में अलग राह चुनते हुए एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ये सांसद एक अलग राजनीतिक मंच के साथ विलय की प्रक्रिया में है और लोकसभा अध्यक्ष को अपनी स्थिति से अवगत करा चुके हैं। इस घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की पार्टी के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है, जबकि एनडीए की ताकत बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली समेत 21 शहरों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। कथित कैश फॉर स्कूल जॉब्स घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा और कसता जा रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के समक्ष पेश हुए, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और भर्ती घोटाले में जुड़े मामलों में पूछताछ की गई। यह कार्रवाई ईडी की चल रही व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें स्कूल भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार की परतें खोली जा रही। इस घटनाक्रम के राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई, जबकि पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देश के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक हालात के चलते दोनों कीमती धातुओं के दामों में तेजी दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है, जबकि सोना भी महंगा हुआ है। निवेशकों की बढ़ती मांग और वैश्विक अनिश्चितता के बाजार को गर्म कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। असम के जोरहाट एयरबेस पर हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में उत्तराखंड के वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रशांत सिंह शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक रूटीन उड़ान के दौरान हुआ, जिसमें विमान क्रैश हो गया और 5 वायुसेना कर्मियों की जान चली गई। शहीद प्रशांत सिंह देहरादून के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिवार और स्थानीय लोग उन्हें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला बहादुर जवान बताया है। देश के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। कहीं मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक अपडेट्स पर ध्यान देने की अपील की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस एक अनोखे भव्य आयोजन का गवाह बना। दक्षिण लॉन पर UFC का खास इवेंट UFC फ्रीडम 250 आयोजित किया गया, जिसमें कई हाई प्रोफाइल फाइट्स हुए। यह आयोजन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न का हिस्सा भी बताया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे शो का बजट करीब $60 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें अक्वा टांगन सुरक्षा और भव्य सेटअप शामिल है। इस इवेंट को लेकर अमेरिका के राजनीति और सार्वजनिक बहस भी तेज हो गई है। नोएडा के जेवर में बने भव्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है। उद्घाटन के पहले दिन का विशेष आकर्षण रहा। करीब 170 से 72 किसान जिन्होंने अपनी जमीन देकर इस परियोजना को संभव बनाया है और अब वे पहली उड़ान के यात्री बने। ये फ्लाइट नोएडा से लखनऊ के लिए रवाना हुई, जहां इन किसानों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। इस मौके को विकास और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र के उत्साह का माहौल है। राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरी कीमोथेरेपी दवाओं, सिस्पेलेटिन और कार्बोपेलेटिन की भारी कमी हो गई है। अस्पतालों में इन जीवन रक्षक दवाओं का संकट तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे मरीजों के इलाज में देरी और इलाज बाधित होने की स्थिति बन गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ये दवाएं कई प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए बेहद अहम है और इनके बिना इलाज प्रभावित हो सकता है। दवाओं की कमी से मरीज और परिजन परेशान है और समाधान की मांग तेज हो गई है।
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव और युद्ध के बीच अब बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। दोनों देशों ने एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर सहमति बना ली है। इस समझौते के तहत लड़ाई रोकने, क्षेत्रीय तनाव कम करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि 60 दिनों के इस सीज फायर के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर आगे की बातचीत होगी। इस फैसले को वैश्विक शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जबकि तेल बाजारों में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। शिमला में एक बार फिर भारी ट्रैफिक जाम ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पर्यटन सीजन और स्थानीय आवाजाही बढ़ने से शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई जगह हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग और पर्यटक घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। प्रशासन मौके पर स्थिति नियंत्रित करने में जुटा है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ ने शिमला की यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा, इस समझौते से क्षेत्र में स्थायी शांति बहाली की उम्मीद मजबूत हुई है। उन्होंने इस तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया और उम्मीद जताई है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए आगे भी विवादों का समाधान निकलेगा। पीएम मोदी के इस बयान को वैश्विक शांति प्रयासों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संतुलित भूमिका एक बार फिर सामने आई है। राज्यसभा के रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी टूट के बाद करीब 20 सांसदों के एनडीए को समर्थन देने की सत्ताधारी गठबंधन की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है। इस बदलाव ने एनडीए को उच्च सदन में बहुमत और मजबूत स्थिति मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं विपक्ष खेमे में हलचल तेज हो गई है और रणनीति पर भी फिर से मंथन शुरू हो गया है। यह घटनाक्रम संसद के आगामी सत्र में कई अहम फैसलों को प्रभावित कर सकता है। सेक्टर 11 स्थित मेडिकल स्टोर में हुए दिन दहाड़े गोलीकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या में शामिल होने या साजिश में मदद करने का शक जताया जा रहा है। वहीं यह सनसनीखेज वारदात है, जिसमें मेडिकल स्टोर के कैशियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और मामले की गहन जाँच जारी है। इस घटना से पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए युवा विंग अध्यक्ष सयोनी घोष को पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है यह कदम पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और हालिया राजनीतिक दबाव के बीच लिया गया है। पहले से ही कई सांसदों में अलग गुट बनाने और एनडीए को समर्थन देने के अटकलों के बीच यह बदलाव टीएमसी की रणनीतिक पुनः संरचना का हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने यूरोप दौरे पर हैं, जहां वे फ्रांस से हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और मध्य पूर्व के हालात जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के शीर्ष नेतृत्व के भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका और कूटनीतिक सक्रियता को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा समेत कई जिलों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ मौसम बदलने की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश से कुछ शहरों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, जबकि किसानों के लिए यह बारिश राहत भी लेकर आई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक नए राजनीतिक संकेत ने यूपी की सियासी हलचल तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन की संभावना खुली रखी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी समझौते में सम्मानजनक भागीदारी जरूरी होगी। बताया जा रहा है कि AIMIM 2027 विधानसभा चुनाव में लगभग 200 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। इस बयान के बाद एसपी और बीएसपी के रणनीतिक हलचल बढ़ गई और मुस्लिम दलित वोट बैंक की राजनीति पर नए समीकरण बनाने की चर्चा तेज हो गई है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आगरा दौरे के दौरान व्यापारियों और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सियासी माहौल गर्मा दिया है। यह दौरा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं, स्थानीय विकास और संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि सपा इस दौरे के जरिए आगरा समेत पश्चिमी यूपी में अपने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा चुनाव में बड़ी सफलता सामने आई है। मध्य प्रदेश से पार्टी के प्रत्याशी महेश केवट को राज्यसभा सांसद के रूप में निर्विरोध चुना गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी अन्य उम्मीदवार से मुकाबला नहीं किया, जिसके चलते यह सीट बिना चुनाव के ही बीजेपी के खाते में चली गई। महेश केवट के साथ ही राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा। पार्टी ने राज्यसभा में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। गहलोत ने कहा कि देश में राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण होता जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी पर कड़ा कदम उठाती।